नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राना शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में पहली खबर है रतलाम जिले से, जहां जिले में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में लगभग 95,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बागवानी की फसलें लगाई जा रही हैं। पेश है रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट। रतलाम जिले में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में लगभग 95,000 हेक्टेयर तक केवल बागवानी की फसलें ली जा रही हैं। माना जा रहा है कि ये कुल कृषि भूमि का लगभग 27% इलाका है, जिसमें अब बागवानी की फसलें ही ली जा रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी योजना से सभी विभागों के समन्वय संग किसानों को जो लाभ मिल रहा है, उससे जिले में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में प्रदेश में चौथे पायदान तक पहुंचने की सफलता हासिल हुई है। जिले में प्रतिवर्ष करीब 11 लाख मैट्रिक टन फसलों का उत्पादन हो रहा है। मुख्य रूप से रतलाम का अमरूद, जो कि सिमलावदा और आसपास के गांव से होता हुआ अब मुंबई, दिल्ली से होकर के दुबई और यूएई तक जा रहा है। इसके अलावा रतलाम जिले में अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंजीर की खेती में पहले ही पूरे ही भारत में नाम कमाया जा चुका है। कृषि विभाग के साथ ही उद्यानिकी और जिला पंचायत के समन्वय से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। खास बात है कि जिला पंचायत द्वारा भूजल स्तर में अति दोहित रहे रतलाम जिले की जावरा और पिपलौदा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से भी अब सोहनगढ़ और नौगावा कला में जो बंजर और पथरीली पहाड़ियां थी, वो भी लहलहाने लगी हैं। यहाँ पर भी खासकर सब्जी, फल और फूलों की खेती हो रही है। इसी क्षेत्र के किसान सोहनलाल बताते हैं कि मन में तो गेहूं है, चना है, मटर है। सब्जी में जैसे दूसरी अपने टमाटर है, मिर्चे हैं। जैसे बगीचा के मान जैसा भी संतरे है। लोगों ने हितग्राही ने स्वयं ने बगीचे लगा रखे हैं खेतों में, और वाटर स्केट द्वारा मिर्चे के पौधे भी मिले थे, तो मिर्ची की खेती की किसानों ने कि अब सब्जी, फल और फूल रतलाम की नई पहचान बनते जा रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। हमारी दूसरी खबर है रायसेन जिले से, जहां 140 से अधिक चयनित स्थानों पर वन अमले ने बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों की उपस्थिति को दर्ज किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रायसेन से विनीत माहेश्वरी। रायसेन वन मंडल में प्रत्येक 4 साल में होने वाली बाघ की गणना हुई। दूसरे चरण की यह गणना 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक जारी रही, जिसमें 140 से अधिक चयनित स्थानों पर वन अमले ने बाघ सहित अन्य वन प्राणियों की उपस्थिति को दर्ज किया। इस गणना में खास बात यह रही कि गणना की पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप आधारित की गई, जिसमें आंकड़े सीधे तौर पर डिजिटल रूप से संकलित किए गए। गणना के पहले दिन जंगल में मांसाहारी वन्य प्राणियों की मौजूदगी का सर्वे का कार्य वन विभाग के वन कर्मियों द्वारा किया गया एवं अंतिम 3 दिनों में शाकाहारी वन जीवों की उपस्थिति का आकलन किया गया। रायसेन वन मंडल अधिकारी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने महत्वपूर्ण बाघ गणना के लिए अलग अलग दल गठित किए गए और इस दल में उन वन कर्मियों को ही शामिल किया गया जिन्हें बाघ गणना से संबंधित पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं इस संबंध में उप वन मंडलाधिकारी सुधीर पटले ने बताया कि सर्वे के दौरान पगमार्ग, मल, पेड़ों पर खरोच जैसे संकेतों के साथ कुल 8 मानक बिंदुओं के आधार पर वन प्राणियों की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि रायसेन वन मंडल में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4 साल पहले यह 10 से 15 बाघ पाए गए थे। इस बार अनुमान है कि बाघों की संख्या 15 से 20 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही तेंदुआ की संख्या भी 200 के पार पहुंच चुकी है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का सुखद संकेत है। रायसेन वन मंडल में बाघ और तेंदुए के अलावा भालू, सियार, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय भी पाई जाती हैं। उप वन मंडलाधिकारी सुधीर पटले ने बताया कि अखिल भारतीय बाघ गणना का ये 6वां चरण प्रदेश व्यापी हमारे वन मंडल में भी प्रगति में है। इसी क्रम में 5 से 12 जनवरी के मध्य में हमारे यहाँ बाघ गणना का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ टोटल 140 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। इसके लिए 140 जगहों में 2 से 3 का स्टाफ जो है एक विशेष ऐप के माध्यम से कार्य कर रहा है। आज चूंकि इस गणना का प्रथम दिन था, आज हमें 10 से ज़्यादा बीटों में जो है बाघ के हमको साइन मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन वाली बात है
इसके अलावा तेंदुए की भी पर्याप्त मात्रा में हमें साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पिछली गणना में तो मेरे ख्याल से रायसेन वन मंडल का आंकड़ा 0 था और इस बार हम पहले ही दिन हमने 10 से ज्यादा बीटों में हमें इसके साइन मिले हैं। कुल मिला के हमारा जो प्रोटेक्शन वर्क है, जो हमारी जंगल की स्थिति सुधरी है, जो हमने शिकार की घटनाओं में लगाम कसा है, शिकारियों पर कार्रवाई की है, वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इस कारण से ये उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं रायसेन से विनीत माहेश्वरी। हमारी अगली खबर है सीहोर जिले से, जहां शीतलहर ने रबी सीजन की फसलों को खासा प्रभावित किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। सीहोर जिला अपने प्रचुर कृषि उत्पादन को लेकर अपनी पहचान प्रदेश में रखता है। ऐसे में इस बार शीतलहर की चपेट में आने से रबी सीजन की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बार रबी सीजन में जिले में प्रमुख रबी फसलों गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों और गन्ना के लिए 3,95,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा जिला उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत इस बार जिले में लहसुन, प्याज, फूलों और सब्जियों की खेती 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की गई है। ऐसे में इस बार शीतलहर के दौरान तापमान में आई गिरावट और चढ़त के रबी सीजन की फसलों पर लगभग 20 से 22% प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। पाला और ओस के चलते सब्जियों के उत्पादन पर असर देखने को मिला। प्याज, लहसुन पर भी कड़ाके की ठंड और न्यूनतम तापमान गिरावट के चलते खासा असर देखने को मिला है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए आर्य कृषि कॉलेज के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस सी गुप्ता ने बताया कि अभी जैसे मौसम में जो है काफी बदलाव, फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। तापक्रम जो है इसमें काफी अभी बीच में गिरावट भी हुई और ये लगभग 3.8 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला गया था। तो इसमें क्या है कि किसान भाई जो है वो खास तौर से अगर तापक्रम और नीचे जाते हैं तो पाले की संभावना रहती है, क्योंकि हवा का तापक्रम जो रहता है वो उससे और कम मिट्टी का तापक्रम रहता है। अगर हवा में 3 डिग्री है तो मिट्टी में 1 डिग्री और कम होगा। तो जो तापक्रम जैसे जैसे कम होते हैं तो पाले की संभावना बढ़ती है। अभी कुछ क्षेत्रों से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 8 से 10% तक जो है, जो अपनी ज्ञान की फसलें हैं उनमें नुकसान भी देखा गया है। जब भी तापक्रम गिरने की संभावना हो तो पुआल जलाकर धुआं करना या हल्की सिंचाई करना फसलों में, या साथ में गंधक रसायन जो है वेटेबल सल्फर का छिड़काव, ये किया जाता है। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं पन्ना जिले की तरफ, जहां कलेक्टर ने जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण कर शुद्ध पेयजल वितरण व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा। पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने शहर के निर्भर सागर तालाब स्थित जल शोधन संयंत्र और OHT एवं इंटेक वेल का निरीक्षण कर शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए स्थापित नेटवर्क व्यवस्था का जायजा लिया। अमृत 2.0 मिशन के तहत निर्माणाधीन स्ट्रक्चर और फिल्टर प्लांट भी देखा तथा पानी के स्रोत व प्लांट की क्षमता तथा कवरेज क्षेत्र की जानकारी ली। साथ ही पानी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अवलोकन कर व्यवस्थित रूप से पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद पन्ना के CMHO उमाशंकर मिश्र एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए वाटर सप्लाई स्कीम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर कलेक्टर एवं एयर ब्लोवर, फ्लैश मिक्सचर एवं फ्लोकुलेशन इत्यादि मशीनों की कार्य प्रणाली भी देखी। कलेक्टर श्रीमती परमार ने जलावर्धन योजना के तहत नगर के पहाड़ कोठी स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण भी किया और विभिन्न स्तर पर पानी के शुद्धिकरण की प्रोसेस का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नियमित अंतराल पर शहर के प्रत्येक वार्ड में पानी की जांच एवं लीकेज इत्यादि चेक करने के लिए निर्देशित किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। हमारी अगली खबर है सतना जिले से, जहां घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोहरे के कारण यात्री ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है। कोहरे के कारण यात्री ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले का तापमान न्यूनतम 6.4 अंश सेंटीग्रेड तक आ पहुंचा है। पूरे समय गलन का एहसास होता रहता है। लोग ठंड से बचने गर्म कपड़े, साल, स्वेटर, आग, हीटर आदि का सहारा ले रहे हैं। लोग दोपहर को धूप का आनंद भी लेते जा रहे हैं, लेकिन धूप का असर बेअसर दिखाई दे रहा है। वहीं सतना महापौर योगेश कुमार
कुमार ताम्रकार ने बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए नगर में सार्वजनिक अलाव की व्यवस्था की है ताकि आम नागरिकों को ठंड से राहत मिल सके। वहीं सतना और मैहर कलेक्टर ने जिले में शीत प्रभाव के कारण जिले के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के समय में परिवर्तन भी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। जिले में तापमान गिरावट के कारण किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि पाले से दलहन और तिलहन फसल प्रभावित न हो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अब हम रुख करते हैं रीवा जिले की तरफ। हाल ही में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने त्योंथर तहसील में खरीदी केंद्र सहकारी समिति अमाव 2 बड़ा गांव में 543 बोरी अवैध धान भंडारण पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। जिले में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन की लगातार निगरानी की जा रही है। हाल ही में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने त्योथर तहसील में खरीदी केंद्र सहकारी समिति अमाव 2 बड़ा गांव में 543 बोरी अवैध धान भंडारण पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। धान का अवैध रूप से भंडारण करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इस प्रकार किसी भी खरीदी केंद्र में धान उपार्जन में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर FIR दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। जिले में 96 खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। जिले में अब तक 3,82,882 टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है। अब तक 66,395 किसानों ने उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। कुल खरीदे गए धान में से 2,98,208 टन से अधिक धान का परिवहन करके सुरक्षित भंडारण कराया जा चुका है। कुल खरीदी में से 3,69,515 टन धान परिवहन के लिए तैयार है। 557 करोड़ 6 लाख रुपए का किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जा चुका है। धान का उपार्जन 20 जनवरी तक किया जाएगा और किसान 13 जनवरी तक स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।